हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉफिट चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या मीनिंग होता है प्रॉफिट का। इसके बाकी सारे जो कंसेप्ट है ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका डिफरेंस भी देखा जाएगा और साथ ही में आपके जो अलग अलग होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्राइस में एंटर करता है या नहीं करता है, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। अब प्रॉफिट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला वही है कि व्हाट इज़ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है। उसके बाद हम अलग अलग उसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है। अब प्रॉफिट क्या है? लाभ कमाना, कि हमने अपने क्या किया, किसकी खर्चा किया, खर्चा करने के बाद हमें उससे क्या है, कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो रेवेन्यू और खर्चे में हमारा कितना डिफरेंस हमें दिख पा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे डिस्कस किया गया है। सो प्रॉफिट इज़ अ फैक्टर इनकम एट्रीब्यूटेड टू द एंटरप्रेन्योर। एक प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो किसकी फैक्टर इनकम होती है? एक बिजनेसमैन की, एक एंटरप्रेन्योर की। मेन जो फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का वो क्या होता है? अनसर्टेनिटी को बियर करना। अनसर्टेनिटी का यहाँ मतलब क्या है कि अननोन इन्फॉर्मेशन, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है, या फिर क्या है, रिस्क उठाना। प्रॉफिट मिलेगा कब? जब हम कुछ बियर करेंगे अनसर्टेनिटी को या रिस्क उठाएंगे। तो मेन फंक्शन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर बियर करता है। और उसके रिटर्न में, उस रिस्क के रिटर्न में, उस अनसर्टेनिटी के रिटर्न में जो उसको कुछ पेमेंट मिलती है, रेवेन्यू मिलता है, उसको हम नाम किसका देते हैं? प्रॉफिट का। सो इनकम दैट एन एंटरप्रेन्योर गेट्स इन रिटर्न फॉर दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस के बाद जो एंटरप्रेन्योर को इनकम अर्न होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट कहा जाता है। अब डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इसमें यहाँ बताया गया है कि एंटरप्रेन्योर को एक फैक्टर इनकम मिलती है जिसको हम प्रॉफिट का नाम देते हैं, और एक अनक्वेश्चनेबल डेफिनेशन होती है टर्म प्रॉफिट की। मतलब प्रॉफिट को दो तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। पहला तो ये है कि प्रॉफिट क्या होता है? एक सरप्लस इनकम। इसका मीनिंग क्या होता है कि इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट है, प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ अ पॉजिटिव रेजिड्यू। पॉजिटिव रेजिड्यू का मतलब ये है कि एक जैसा पार्ट है जो कुछ हमारे पास बच गया लेकिन पॉजिटिव में बचा है, कुछ सारा कुछ खर्चा करने के बाद कि रेवेन्यू हमारा ज़्यादा जनरेट हुआ है। जब हम माइनस करवाते हैं ना, हमारे पास कुछ पॉजिटिव टर्म आती है। यहाँ पे डिस्कस की जाएगी एग्जांपल। तो रेजिड्यू हमें जो मिलता है वो पॉजिटिव होता है, जो कि एंटरप्रेन्योर को मिलता है जब वो क्या करता है, वो डिडक्ट करवा देता है अपने टोटल रेवेन्यू में से। किसको? टोटल कॉस्ट को। मतलब जो उसने रेवेन्यू उसका आया उसमें से उसने टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो दैट मीन्स उसका क्या निकल के आया है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को यहाँ पे मैंने पाई से डोनेट किया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? टोटल कॉस्ट में आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है कि ऐसा खर्चा जो हमने किसी और को किया है, कि हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस एक फर्म की जो उसने की है, पेमेंट टू द अदर्स, की किसी और को पेमेंट करने के लिए उसने जो खर्चा किया उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट जो उसने खुद के रिसोर्सेज पे लगाई है, ऑन रिसोर्सेज पे उसका जो खर्चा हुआ है। तो टोटल कॉस्ट में दोनों इंक्लूड होती है, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट में। अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर टोटल कॉस्ट एक फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर की है आपकी 10,000, ये हमें क्या दी गई है बच्चे? टोटल कॉस्ट कि 10,000 एक टोटल हमारा खर्चा हो गया, कॉस्ट लग गई। हमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है? रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ ना, रेवेन्यू हमारा कितना आ गया? 12,000 का। इसका मतलब जो मेरा खर्चा कम था, रेवेन्यू मेरा जनरेट ज़्यादा हुआ है। तो इसका डिफरेंस क्या निकल के आएगा? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करवा दो तो वो आ जाता है 2,000। तो 2,000 आपका क्या निकल के आया है? पॉजिटिव रेजिड्यू, मतलब प्रॉफिट निकल के आया है। अगर कॉस्ट इन एक्सकीड कर देती है रेवेन्यू को, अगर बच्चे ये कॉस्ट है जो ये ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से, तो हम इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव रेजिड्यू। मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि 10,000 में से 12,000 को माइनस करवाओगे तो -2,000 बचता है। या इसको हम क्या कहते हैं? 2,000 का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। जैसे एग्जाम्पल दी गई है, कॉस्ट फर्म की आई 10,000, उसको रेवेन्यू कितना मिला? 8,000 का। तो 8 में से 10 को माइनस करवा देंगे तो लॉस कितने का हुआ उसको? 2,000 का। तो एक तो डेफिनेशन ये है प्रॉफिट की कि प्रॉफिट एज अ सरप्लस इनकम।
सेकंड डेफिनेशन है कि प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर सर्विसेज, कि एंटरप्रेन्योर के जो फंक्शंस हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है एक बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट का नाम देते हैं। बहुत सारी इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग होता है, इज़ द कॉज ऑफ एमरजेंसी। जैसे हम कह सकते हैं कि रिवॉर्ड मिला है एक एंटरप्रेन्योर को, उसने बहुत सारी इनोवेशंस की, उसने रिस्क उठाया है, अनसर्टेनिटीज बियर की है, मार्केट इम्परफेक्शंस बियर की है, तो दैट मीन्स एक एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज के बदले में उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको क्या नाम दिया गया है, प्रॉफिट का नाम दिया गया है। आगे डिस्कस करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ द प्रॉफिट। पहले बात कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अगर कॉमन लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करें तो प्रॉफिट को हम लोग बिजनेस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट ही कहते हैं। अगर सिंपली हम लोग प्रॉफिट को डिफाइन करते हैं तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चे निकालते कैसे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं अगर हम लोग अपने टोटल रेवेन्यू में से किसको माइनस करवाएंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। अब ये देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी पेमेंट है जो हमने किसी को की है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अगर माइनस किया जाता है तो उसका मतलब हमारे पास क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज करो कि रेवेन्यू है जो फर्म का वो आया हमारे पास 20,000 पर एनम। अब इसमें उसकी कॉस्ट खर्चा कितना आ गया, 5,000 रुपये उसने वेजेस में दे दिए, लेबर को जो लगाई थी, 4,000 उसने इंटरेस्ट में दे दिया, 3,000 उसका कहाँ चला गया, रेंट में चला गया। मतलब ये उसका खर्चा आया और ये खर्चा उसने किसी दूसरे पर्सन को दिया है। इन सभी को क्या कर दो, प्लस कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 12,000। अब हाँ ये देखो हमारे पास 12,000 का क्या हुआ, खर्चा हुआ, लेकिन हमने इनकम कितनी कमाई थी, 20,000 की, तो इसमें माइनस कर देंगे, जो 8,000 बचे आया वो आया आपका क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसी में से अगर ये 8,000 जो बचा है इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन, जो वियर एंड टीयर मशीनरी का लगता है, इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह को भी माइनस करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट बिजनेस प्रॉफिट। ये भी याद रखना है, ग्रॉस मतलब टोटल रेवेन्यू में से जस्ट आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करवा दिया। नेट प्रॉफिट कब निकलता है, जो हमारे पास इन सभी को माइनस करवा के आया उसमें से भी डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस चार्जेस को माइनस करवा दिया जाए तो हमारे पास नेट बिजनेस प्रॉफिट बच जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑन द एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल, कि अपनी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगता है, लेबर को हम वेजेस में काउंट करते हैं, रेंट में प्रॉफिट, और डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक या फिर प्योर प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपने बात क्या ध्यान में देनी, यहाँ पे लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल। अब देखो अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास मशीन थी, ठीक है, अगर हम तो ये मशीन खुद अपने एज अ रिसोर्स को यूज़ करवा लेते हैं तो हमें किससे, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो क्या निकली, कि ये अगर ये मैंने कैपिटल किसी और को दी होती तो उसके बदले में मुझे क्या आता, इंटरेस्ट आता। तो वहीं उन्होंने बात की हुई है कि इंटरेस्ट हमें आता अगर हम अपनी कैपिटल किसी और को दे देते, ना कि खुद यूज़ करते। वैसे ही जो वेजेस मिलती हैं ऑन लेबरर्स पे, रेंट मिला ऑन लैंड पे, अगर लैंड हम खुद ही यूज़ करवा रहे हैं तो मतलब हमें रेंट नहीं मिलेगा। अगर लैंड हमने किसी को दे दी, किसी को और को दे दी, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। तो ये सारे जो कॉस्ट है ना, ये सब कुछ है, ये प्रॉफिट का हिस्सा ही होता है। डेप्रिसिएशन चार्जेस वगैरह जो लग जाते हैं ये कॉस्ट में आ जाता है। इंश्योरेंस चार्जेस हो गया। इकोनॉमिक या फिर प्योर प्रॉफिट भी इसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब इकोनॉमिक या फिर प्योर प्रॉफिट को हम लोग क्या दूसरा नाम क्या देते हैं, कि इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट, जो आगे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा आपके प्रॉफिट का। तो पहले आपने यही चीज़ याद रखनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। अब ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से अब बात करते हैं इकोनॉमिक या फिर प्योर प्रॉफिट, या जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए, इकोनॉमिक्स में अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो हम इसको क्या मानते हैं, नेट प्रॉफिट ही मानते हैं। अगर बच्चे कॉमन प्रॉफिट की बात की जाए सिंपली, तो उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट किसको कहते हैं, नेट प्रॉफिट को कहते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक या फिर प्योर प्रॉफिट का नाम भी देते हैं। अब इसमें ये क्या कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसमें से अगर क्या हम लोग डिडक्ट कर दें अपने इम्प्लिसिट कॉस्ट को, डेप्रिसिएशन चार्जेस को, इंश्योरेंस चार्जेस को, किस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। अब इसका तरीका देख लेते हैं कैसे आपको ये चीज़ों को निकालना है। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट है जो, वो कैसे निकलता है, अगर बच्चे जो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या कर दें, माइनस करवा दें। इसका आपका सिंपल मीनिंग क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे,
ये ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते थे, टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करवा के निकालते थे ना। तो उन्होंने यही कहा है, इनमें से क्या आपने माइनस किया, इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने वैसे ही लिख लिया, तो टोटल रेवेन्यू में से आपने किसको माइनस करवा दिया, ये हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये दोनों क्या बन जाते हैं, ये टोटल कॉस्ट नहीं बन जाता। इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करवा दिया जाए, तो ये हमारा क्या निकल के आता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकल के आता है। अब ध्यान दो, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते थे, अगर हम क्या करें, टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही माइनस करवा दें। इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से हम लोग पूरा का पूरा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों को ही माइनस करवा दें, तो मतलब टोटल कॉस्ट को माइनस करवा दें, तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट निकल जाता है। अब आ जाओ कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, रेंट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन लैंड, इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल एंड वेजेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स ऑन लेबर। यहाँ पे वही बात की गई है कि अगर हम अपनी लैंड को किसी को देते तो हमें जो रेंट रिसीव होता वो सारा कुछ यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट है, हमारे ओन रिसोर्सेज पे जो खर्चा हमें लग रहा है। अब देखो, द कैपिटल दैट एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन इज ओन बिजनेस। अब जो कैपिटल एंटरप्रेन्योर ने अपने खुद के बिजनेस में लगाई है, अगर वो यही कैपिटल किसी को लोन दे देता, अनदर पर्सन को, उसको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। दिस इंटरेस्ट विल कॉन्स्टिट्यूट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यही इंटरेस्ट क्या होता कि उसने कुछ सेक्रीफाइस किया, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी निकल गई, कैपिटल की निकल गई। इफ़ द एंटरप्रेन्योर मेक यूज़ ऑफ हिज ओन लैंड, अगर एक एंटरप्रेन्योर अपनी खुद की ज़मीन का क्या करता है, यूज़ करता है, उसको किसका लॉस हुआ, रेंट का लॉस हुआ ना, तो जो वो कमा सकता था कि अपनी लैंड को किसी और को देके, तो हम इसको क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ लैंड। लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आई है, क्योंकि लैंड का जो हमें लॉस हुआ, हमने उसको रेंट में नहीं दिया, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था कि बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज़, जिसे हम यूज़ करवा सकते, लेकिन हमें उसको लॉस कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया और कोई दूसरा अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेजिड्यू दैट एन एंटरप्रेन्योर गेट्स। अब ऐसा रेजिड्यू जो बच गया है, रिमाइंडर जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है, अगर वो क्या करे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करवा दें अपने ओन फैक्टर्स फ्रॉम ग्रोस प्रॉफिट। तो जैसे हमने इकोनॉमिक प्रॉफिट निकाला था कि टोटल रेवेन्यू में से पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट माइनस करवा दिया जाए, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल जाता है। अब इसके बच्चे आगे 6 एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है, रिवार्ड फॉर द रिस्क टेकिंग, रिस्क लिया, उसके बदले में एंटरप्रेन्योर को कुछ रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड फॉर द अनसर्टेनिटी, रिवॉर्ड फॉर हिज एबिलिटी, मोनोपली गेन्स भी कई बार हो जाते हैं, विंडफॉल गेन्स एंड रिवॉर्ड फॉर द इनोवेशन। मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की स्किल्स की बात की गई है। अब पढ़ते हैं पहला, रिवॉर्ड फॉर द टेकिंग रिस्क। मेन फंक्शन एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, रिस्क को उठाना, जिसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट। द रिवॉर्ड दैट ही गेट्स फॉर टेकिंग रिस्क, उसको क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट का ही ये क्या है, एलिमेंट है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग अनसर्टेनिटी। एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कब मिलता है, जब उसको रिवॉर्ड मिलता है, कब मिलता, अगर उसने बियर की है कुछ अनइंश्योरेबल रिस्क, मतलब उसको पता नहीं था कि आने वाले समय में उसका क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटीज को बियर किया उसने, जैसे कि मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन कितना है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता ही नहीं लग सकता। नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर एबिलिटी। अगर एंटरप्रेन्योर इंगेज होता है डिफरेंट फैक्टर्स में, देन टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ देयर सर्विसेज, उसको क्या करना पड़ता है, अपनी एबिलिटी का यूज़ करवाना पड़ता है, उसको अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है, एबिलिटी दिखानी पड़ती है। एंटरप्रेन्योर जिसकी हाई एबिलिटी होगी उसको हायर प्रॉफिट होगा दूसरों से, और ये भी किसका पार्ट है, नेट प्रॉफिट का। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोपली गेन्स। अगर एंटरप्रेन्योर हैपन्स टू बी ऑपरेटिंग इन अ मोनोपली मार्केट, मोनोपली क्या होता है कि एक सेलर है, बाकी सारे बायर्स हैं, तो वो हमसे क्या चार्ज करता है, हायर प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट, बट पेज लोअर रेम्यूनेशन टू द फैक्टर्स। अब फैक्टर्स जो उसने लगाए उसको पेमेंट वो कम दे रहा है, लेकिन प्राइस लोगों से ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब मोनोपली गेन्स भी किस में इंक्लूड होता है, आपके नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्जक्चरल या फिर विंडफॉल गेन्स। अचानक से ही कुछ ऐसा काम हो जाए, या तो बहुत अचानक से आपको प्रॉफिट मिल जाए, या बिल्कुल ही आप लॉस में चले जाओ। मैनी अ टाइम ड्यू टू ब्रेकिंग आउट ऑफ वॉर लग गया, या कोई कैलमिटी आ गई, प्राइजेस गुड के क्या हो जाते हैं, एकदम से बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस रिजल्ट इनटू विंडफॉल गेन्स टू द एंटरप्रेन्योर्स। एंड सिक्स्थ है आपका रिवॉर्ड फॉर द इनोवेशन। अगर एंटरप्रेन्योर कोई ना कोई ऐसी इनोवेशन लेके आता है जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और
एंड हैंड प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, देन डिमांड उसके प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, तो एकदम से उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मतलब इनोवेशंस करके अपनी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया, जिससे प्राइस कम हो गए, लोगों ने प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर दी, जिससे दोबारा से वो प्रॉफिट को कमा सकता है। तो ये थे आपके जो 6 एलिमेंट्स हमने पढ़े किसके, इकोनॉमिक प्रॉफिट के। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला मेन डिफरेंस क्या होगा, ग्रोस क्या है बच्चे, ग्रोस प्रॉफिट इज़ अ वाइडर टर्म। ये बड़ी टर्म है, वाइडर टर्म है, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट में ही तो आपका इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट इंक्लूड किया जाता है, एंड इट इंक्लूड्स अ नेट प्रॉफिट इन इट। अब सेकंड है कि ग्रोस प्रॉफिट क्या इंक्लूड करता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वेयर एज नेट प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड एनी सच कॉस्ट। कि ग्रोस प्रॉफिट में आपकी क्या इंक्लूड होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट को उसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ माइनस क्या किया था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। इसका मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट उसमें इंक्लूड की गई थी। और नेट प्रॉफिट में कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाती, इनमें से दोनों ही कॉस्ट को माइनस किया जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी, इम्प्लिसिट को भी। रियल लॉस अगर एस्टिमेट करना है, दैट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, रेलेवेंट इन द कंसेप्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, ना कि ग्रोस प्रॉफिट। अब अगर हमने बच्चे लॉस को निकालना, एस्टिमेट करना है, हम कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करवा के। और ये हमने कंडीशन कहाँ पढ़ी थी, आपके नेट प्रॉफिट में पढ़ी थी। नेट प्रॉफिट इज नॉट अर्नड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नेट प्रॉफिट कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि नेट प्रॉफिट में बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये तो चीज़ें लागू ही नहीं होती। रैदर अ पार्ट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज अर्न, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ग्रोस प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, नेट प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा सकता। नेट प्रॉफिट इज नॉट अर्न अंडर सर्टेन कंडीशन, नेट प्रॉफिट को हम लोग कुछ सर्टेन कंडीशंस में नहीं निकाल सकते लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट को निकाला जा सकता है। वजह इसके पीछे कारण यही है कि नेट प्रॉफिट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो अनसर्टेन है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, तो जस्ट हम ग्रोस प्रॉफिट को ऑब्टेन कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट को नहीं निकाल सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, दैट डज प्रॉफिट एंटर इनटू प्राइस, कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्राइस में एंटर होता है या नहीं होता है। अब इसमें भी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। तो पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसको हम लोग प्रॉफिट का नाम देते हैं, कि जो हम एंटरप्रेन्योर को पे करते हैं। और वन कैन से दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो अ फैक्टर प्राइस, कि प्रॉफिट भी एक तरह का क्या होता है, फैक्टर प्राइस होता है। रिवॉर्ड्स गिवन टू द फैक्टर्स फॉर देयर सर्विसेज, जैसे कि वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह देना, ये सारा कुछ किस में इंक्लूड होता है, कॉमोडिटी के प्राइस में इंक्लूड करके ही आपको वो कॉमोडिटी दी जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट भी क्या इंक्लूड होता है, दैट अराइजेज वेदर प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है और ये प्राइस में एंटर करता है या नहीं करता। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द नेचर ऑफ प्रॉफिट। पहले तो ये पता होना चाहिए प्रॉफिट है कैसा। प्रॉफिट क्या है आपका, रेजिडुअल पेमेंट, जो बाद में बच जाता है वो आपका प्रॉफिट है। कंपेयर टू प्रॉफिट पेमेंट मेड टू अदर फैक्टर्स इज प्री डिटर्मिन्ड। अब देखो प्रॉफिट हमें पता ही नहीं होता कितना आना है, लेकिन जो पेमेंट करते हैं, वेजेस देने किसी को, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देना, वो सारा कुछ तो पहले ही प्री डिटर्मिन्ड होता है एंड इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम। और ये क्या होती है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जो हम लोग इनकम देते हैं वो होती है। अब देखो वेजेस टू बी पेड पर डे, अगर हमने किसी को वेजेस देने हैं पर डे, वो पहले से ही सेटल्ड होते हैं कि इतनी हम लोग वेजेस देंगे बिफोर द लेबर इज पुट टू वर्क। अब दिहाड़ी है 600 रुपया दिहाड़ी मान के चलो, वो पहले ही सेटअप होती है कि हमने लेबर को इतनी पे करनी है। लेकिन प्रॉफिट पहले से डिटरमिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि जो हमने रिस्क उठाया, जो हमने पैसा लगाया, उसका आगे कुछ रेवेन्यू होने वाला है या नहीं होने वाला है। दैट इज़ वाई वॉल्कर एंड अदर इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि प्रॉफिट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, इसीलिए प्राइस में एंटर नहीं करता। तो ये था पहला पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट को हमने दो तरीके से पढ़ा है। पहला नॉर्मल प्रॉफिट जब कमाएंगे और दूसरा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट नेसेसरी टू रिटेन एन एंटरप्रेन्योर इन अ गिवन बिजनेस, कि ऐसा अमाउंट जो कि एंटरप्रेन्योर को चाहिए ही चाहिए, मिनिमम अमाउंट है कि अपना वो बिजनेस चला सके, इतना तो चला ही सके, तो उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर के एंड फैक्टर्स ओन्ड बाय हिम। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए ना, तो मतलब ना उसको ज़्यादा लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, तब एक एंटरप्रेन्योर बना रहता है। एंड फैक्टर्स ओन्ड बाय हिम, रिस्क, इंश्योरेंस चार्जेस, सब कुछ
इसमें इंक्लूड होता है। दस वाइल कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट, जब हमने टोटल कॉस्ट इंक्लूड मतलब कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट को उसमें इंक्लूड किया जाता है। बीइंग पार्ट ऑफ कॉस्ट, अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट को इन्होंने इंक्लूड कर दिया टोटल कॉस्ट में, इसका मतलब ये कॉस्ट का पार्ट बन गया। सो नॉर्मल प्रॉफिट इन्फ्लुएंस करता है किसको, प्राइस को। इसीलिए जो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि दैट नॉर्मल प्रॉफिट एंटर्स इनटू द प्राइस। अब पहला पार्ट हमने क्या देखा कि जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है वो प्राइस में एंटर करता है, जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट की बात की गई है। अब बात करते हैं सुपर नॉर्मल की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एक ऐसी मोनोपोली पोजीशन, विंडफॉल गेन्स की पोजीशन, एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी जिससे वो अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस करवा सके। इसका मतलब ये कि एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत हो रहा है, दस इट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस। अब ये प्राइस में एंटर नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमने विंडफॉल गेन्स ले लिए, एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी ले ली है, ये सारी मतलब उसकी स्किल्स ले ली जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। सो बीइंग नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये पार्ट नहीं है, जिस वजह से इसको हम प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, इससे प्राइजेस में इंक्रीज आता है। एंड इंक्रीज इन प्राइजेस से क्या होता है, इज द रिजल्ट, ये क्यों आया है, क्योंकि डिमांड लोगों की बढ़ जाती है, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स को लेते हुए डिमांड लोगों की बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें प्राइजेस को बढ़ाना पड़ता है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो प्राइस में इंक्लूड नहीं किया जाता। नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका प्राइस में इंक्लूड होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूड नहीं होता है प्राइस में। बस ये चीज़ें आपका इसको बेसिक था ध्यान में रखनी है। आगे हम इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जो आपकी जितनी भी थ्योरीज है प्रॉफिट से रिलेटेड। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।